तेलंगाना में सेना से रिटायर एक शख्स ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और प्रेशर कुकर में उबालकर झील में फेंक दिया। क्या है पूरी कहानी, आइए विस्तार से सुनते हैं। पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और आपके लिए अच्छी सच्ची घटना सबसे पहले ला सके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, तेलंगाना की गुरुमूर्ति जो एक आर्मी में सेना था, उसके मन में देश के प्रति बहुत ही प्यार और सम्मान है। वह आर्मी में जाकर देश के लिए कुछ करना चाहता था। गुरुमूर्ति की आर्मी में नौकरी लगने के बाद उसकी शादी आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की रहने वाली माधवी से होती है। लगभग 13 साल पहले शादी हुई थी। गुरुमूर्ति को एक बेटा और एक बेटी है। परिवार 5 साल पहले ही रंगारेड्डी जिले के न्यू वेंकटेश्वर नामक कॉलोनी में एक किराए के मकान में रहता था। गुरुमूर्ति सेना से रिटायर होकर 5 साल पहले ही इस किराए मकान में आया था और वह फिलहाल कंचन बाग में सुरक्षा गार्ड का काम करता है। ऐसे हम 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाते हैं। साउथ में पोंगल मनाया जाता है। पोंगल के एक दिन पहले माधवी ने अपने ही माँ से बात किया। चूंकि लड़कियां अपने माँ से दूर रहती हैं तो उनसे मिलने का एकमात्र साधन मोबाइल ही है। एक बार माँ से बात हो जाए तो सुकून मिलता है। माधवी रोजाना एक बार अपने माँ से बात कर ही लेती थी। 15 तारीख के बाद माधवी ने अपने माँ से बात नहीं किया। माँ ने सोचा कि त्योहार का समय है, शायद माधवी बिजी होगी। 17 तारीख को भी माधवी का कॉल नहीं आया। जब 18 तारीख को माधवी का कॉल नहीं आया तो माधवी की माँ को कुछ अजीब सा लगा। उसने माधवी के नंबर पर कॉल की पर फोन ऑफ बता रहा था। फिर माधवी की माँ ने गुरुमूर्ति के नंबर पर कॉल किया। माधवी के माँ ने गुरुमूर्ति से पूछा कि माधवी किधर है, तो गुरुमूर्ति ने बताया कि हम लोगों में झगड़ा हो गया था। वह जिद कर रही थी घर जाने के लिए। मैंने मना किया तो घर छोड़कर चली गई है। माधवी की माँ ने सब जगह कॉल किया जहाँ माधवी जा सकती थी, पर कोई खबर नहीं मिली। माधवी की माँ 19 तारीख को अपने बेटी के घर आ जाती है। आने के बाद माधवी की माँ पूछती है कि बच्चे किधर है, तो गुरुमूर्ति बोलता है कि उनको 14 तारीख को ही उनके मौसी के घर पर छोड़ आया था। 4-5 दिन का समय बीतने के बाद माधवी की माँ जिद करती है कि पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखा देना चाहिए। 4-5 दिन बीत गया। मुझे डर लग रहा है कि कुछ गलत ना हो गया। दोनों जाकर पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखा देते हैं। पुलिस चारों तरफ पूछताछ करती है पर पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता। पुलिस इस मामले को हल्के में ले रही थी। पति पत्नी के बीच की बात है, वह कहीं गई होगी और आ जाएगी। पर लगभग 1 सप्ताह बीतने के बाद भी कुछ सुराग नहीं मिला और गुरुमूर्ति और माधवी की माँ बार बार आकर पुलिस को परेशान कर रहे थे कि हमारी बेटी किधर है, क्या कुछ सुराग मिला उसका। पुलिस ने फिर सोचा कि यह बात मीडिया में ना चला जाए। पुलिस सीरियस होकर इस केस पर लग गई। जांच के दौरान पुलिस ने घर के सामने लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसे माधवी के घर से निकलते हुए कोई फुटेज नहीं मिला। पुलिस भी हैरान कि जब माधवी उस दिन घर से नहीं निकली तो उसका पति कैसे बोल रहा है कि वह घर से बाहर गुस्सा होकर चली गई है। पुलिस को कुछ दाल में काला लगता है। पुलिस को गुरुमूर्ति पर शक होता है। वह गुरुमूर्ति को पूछताछ के लिए पुलिस चौकी बुलाती है और गुरुमूर्ति से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान गुरुमूर्ति का दिया हुआ स्टेटमेंट मैच नहीं होता। वह पहले कुछ और बोल रहा था और अभी कुछ और। पुलिस को गुरुमूर्ति पर पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि इसी ने कुछ किया है। पुलिस की टॉर्चर पर गुरुमूर्ति टूट जाता है। वह पुलिस को बोलता है कि मैंने ही अपनी पत्नी की हत्या की है, पर कैसे किया वह मैं अपने घर जाकर ही बताऊंगा। पुलिस गुरुमूर्ति को लेकर उसके घर जाती है। गुरुमूर्ति किचन के पास पुलिस को लेकर जाता है और वहां पड़ा एक कुकर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि सर, माधवी इस कुकर से ही बाहर गई। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है। फिर गुरुमूर्ति पुलिस को बाथरूम में लेकर जाता है और पुलिस को बोलता है कि सर, माधवी इस बाथरूम से ही कुकर में गई थी। फिर गुरुमूर्ति पुलिस को झील के पास लेके जाता है और फिर पुलिस को बोलता है कि सर, कुकर से निकलकर माधवी इस झील में ही आई थी। पुलिस ये सब बातें सुनकर अजीब सा लगता है। पुलिस को लगता है कि इसकी मानसिक संतुलन खराब तो नहीं हो गई है। फिर गुरुमूर्ति सारी कहानी बताता है कि मैं 16 तारीख को घर पर आया। माधवी अपने घर जाने की जिद कर रही थी। मैंने मना किया पर वह नहीं मानी, मेरे से झगड़ा करने लगी। गुस्से में मैंने माधवी को मारा और उसके गले को हाथ से दबाया। मेरे हाथ का प्रेशर इतना था कि माधवी मर गई। माधवी के मरने के बाद मुझे होश आया कि मैंने ये क्या कर दिया। फिर मैं बहुत डर गया था कि अब क्या होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं अब क्या करूं। अगर मैं लाश बाहर लेकर जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा और घर में लाश रखा तो बदबू आ जाएगी। फिर मैंने एक फैसला किया। मैंने बॉडी को बाथरूम में लेकर गया और छोटे छोटे टुकड़े किए।
72 घंटे तक टुकड़े को प्रेशर कुकर में गलाता रहा और थैली में भरता रहा। हड्डियाँ नहीं गलने वाली थी तो मैंने ग्राइंडर से हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े किए और उसे पीसकर चूरा बना दिया और फिर मैं सबकी एक थैली बनाकर पास के झील के बीच में ले जाकर डाल दिया और घर के एक एक कोने को सफाई कर दिया। पुलिस ने उस झील में कई गोताखोर लगाए पर मांस का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। फिलहाल गुरुमूर्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पर पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि इस केस को कैसे हैंडल करे, गुरुमूर्ति को दोषी कैसे साबित करे। एक भी टुकड़ा मिलता तो पुलिस के पास सबूत होता और कोर्ट को बिना सबूत के कैसे गुरुमूर्ति को दोषी साबित करेगा और पुलिस को दिया हुआ बयान कोर्ट में मान्य नहीं होगा। पुलिस इस केस को लेकर बहुत ही असमंजस में है कि गुरुमूर्ति को दोषी साबित कैसे करे, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत ही नहीं है। पुलिस अपनी जांच में लगी हुई है ताकि गुरुमूर्ति को सजा दिला सके। आशा है कि पुलिस को जल्द से जल्द कामयाबी मिलेगी जिससे कि गुरुमूर्ति को सजा दिलाया जा सके। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।